नमस्कार। चैप्टर थर्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी के 11th लेक्चर में है और आज हम पढ़ेंगे सेल्स, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेल क्या करता है ये आप लोगों को पता होगा, लेकिन हम लोग फिर से जान लेते हैं। सेल के पास केमिकल एनर्जी होती है, ठीक है ना। सेल के पास केमिकल एनर्जी होती है और सेल केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, जिसको हम सर्किट में यूज करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सेल केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है, ठीक, उसको हम सर्किट में यूज करते हैं। सेल आपने देखे ही होंगे घरों में, जो आप अपने रिमोट में डालने के लिए या अपनी जो दीवार पे लगी हुई घड़ी है उसमें डालने के लिए यूज करते हैं। बहुत सारे यूज है, सेल आपने देखे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब एक टर्म आती है ईएमएफ। ईएमएफ सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म क्या है ईएमएफ की? ये होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जैसे कि नाम से दिख रहा है फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो क्या ये फोर्स है? जी नहीं, ये फोर्स नहीं है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है ये? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका नाम फोर्स क्यों रखा गया? जैसा कि आपकी बुक में बताया गया है एनसीईआरटी में कि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ था ये, तो इसको नाम दे दिया गया था ईएमएफ। उसके बाद जब पोटेंशियल में जब कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आई तो पता लगा कि ये फोर्स नहीं, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन नाम चेंज नहीं किया गया। तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल रीजन नहीं है, लेकिन नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। ईएमएफ इज नॉट अ फोर्स, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी यूनिट भी क्या होगी जब ये पोटेंशियल डिफरेंस है? तो इसकी यूनिट होगी वोल्ट। ये बात क्लियर हो पा रही है? अब प्रैक्टिकली ईएमएफ क्या है? जो आप बैटरी लाए, आपने उस पे देखा कि बैटरी के ऊपर लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट। वो जो 1.5 वोल्ट आपकी बैटरी पे लिखा हुआ है, दैट इज ईएमएफ, ठीक। अगर आप बैटरी जो होती है कुछ इस तरह की, ये वाला जो सिरा होता है जहां पर ऐसे बाहर को निकला हुआ आपको दिखता है एक स्टील का, ये पॉजिटिव वाला पॉइंट होता है और इधर नेगेटिव। अगर आप इस बैटरी में एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करें, तो आपको, अगर यही वाली बैटरी लाए हैं 1.5 वोल्ट की, तो ये वोल्ट मीटर रीडिंग देगा 1.5 वोल्ट, जो वैल्यू है किसकी? ईएमएफ की। लेकिन अगर आप इस बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं किसी सर्किट में, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस आर को आप लगा देते हैं इस बैटरी में, और अब आप इस सर्किट में वोल्ट मीटर भी लगाते हैं, चलो इधर बना देता हूं मैं, वोल्ट मीटर आप लगाते हैं इस सर्किट में ही, और आप मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो अब जो ये वोल्ट मीटर वैल्यू देगा, ये वैल्यू ईएमएफ होगी? नहीं, ये जो वैल्यू होगी, यही वैल्यू जो होगी, यही कहलाएगी क्या? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। अब मेरी बात समझिए कि अगर आप सेल को बिना सर्किट के ही उसका निकालना चाहते हैं कि वो कितनी मैक्सिमम वोल्टेज सप्लाई कर सकता है, तो वो कहलाती है क्या? ईएमएफ। लेकिन जब आप एक्चुअल में सेल को कनेक्ट करते हैं, जब आप एक्चुअल में सेल को कनेक्ट करते हैं किसी सर्किट में, तो वो 1.5 वोल्ट
की पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देता है, वो कम पोटेंशियल डिफरेंस देता है, लेकिन सर्किट में कनेक्ट होने के बाद जो ये दो सिरे हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड ऑफ द सेल, वो कहलाता है सर्किट में कनेक्ट होने के बाद। कब? इन क्लोज्ड सर्किट, यानी कि जब करंट का फ्लो हो रहा हो, और ये ओपन सर्किट है क्योंकि ये कुछ भी काम नहीं कर रहा है, करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, सिर्फ आप सेल में सिंपल उसकी वोल्टेज को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कितनी मैक्सिमम वोल्टेज प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन करता नहीं है। जनरली आप करा सकते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ जनरली नहीं करता है। तो इससे आपको जो पता लगा कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, वो जनरली मैं हमेशा नहीं बोल रहा हूं, वो छोटा होगा किससे? ईएमएफ से। क्यों? ये क्यों होगा ये आप लेक्चर में आगे जानेंगे, लेकिन दो चीज जो मैंने बताने की कोशिश करी है, अगर आप ओपन सर्किट में, मतलब जब तक आपका सेल किसी सर्किट से कनेक्ट नहीं है, आप उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे बिटवीन टू पॉइंट्स, पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रिक एंड ऑफ द सेल, तो वो आएगी, जो वैल्यू आएगी, वोल्टमीटर जो वैल्यू दिखाएगा, दैट इज ईएमएफ। लेकिन जब आप सर्किट में कनेक्ट करने के बाद उन्हीं दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने की कोशिश करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस जो ओपन सर्किट में था, यानी कि ईएमएफ, उससे कम देखने को मिल रहा है। क्यों? ये हम लोग अब जानते हैं। इतनी बात समझ में आई है? ठीक है, देखिए जो सेल की कॉन्फ़िगरेशन होती है, सेल जिस तरह से बनता है, देखिए वो पहले इस तरह से आप ले लीजिए कि ये शुरू की लाइन ही सीधी नहीं खींची है। चलो अब तो जो भी है बना देते हैं इसी में। इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हैं, एक ऐसे, एक ऐसे, ठीक। और यहां पर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा हुआ है। कौन सा सॉल्यूशन है? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में ये दो इलेक्ट्रोड है, एक एनोड, दूसरी कैथोड, ठीक है। एनोड जो होगी उस पर सभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इकट्ठा हो जाएंगे। अगर ये एनोड है तो इस पर सभी इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएंगे कुछ इस तरह से। अगर ये कैथोड है तो सब पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आए? जो ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो इसमें फिल है, ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इसमें जो पॉजिटिव चार्ज थे वो इधर आए, जो नेगेटिव चार्ज थे वो इधर आए, ठीक है। अगर इस सर्किट को आप कंप्लीट करेंगे, तो जब आप इस सर्किट को कंप्लीट करेंगे, इसमें एक इस तरह से रेजिस्टेंस आर, तो यहां से इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से फ्लो होंगे। इसमें तो कोई मुझे नहीं लग रहा दिक्कत होगी भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करने की कोशिश करेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे। तो मेन जो प्रॉब्लम आएगी कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया बीच में, अब इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? भाई यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है, तो जनरली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट होना चाहिए पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? देखिए इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं, यू ऐसे, जे ऐसे। बात समझ में आई? भाई यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, ये वाला पाथ पूरा कर रहे हैं, ठीक। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो वो आइडियली पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए था, लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ड्यू टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ड्यू टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स की तरह से ही पढ़िए, ठीक है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या कर रहा है, वो आप केमिस्ट्री में ही पढ़िएगा।
फिजिक्स में आपको ये जानना जरूरी है कि ड्यू टू दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये इलेक्ट्रॉन जो रिपल्सिव फोर्स था, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, जिसके वजह से इस इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ जाना चाहिए था, ये नहीं आएगा और ये इस डायरेक्शन में पुश हो जाएगा ड्यू टू दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस तरह से ये सर्किट कंप्लीट होगा, इस तरह से सेल कर रहा है काम। ठीक, अभी इस डायग्राम पे हम वापस आएंगे। अभी जितना सब समझाया उतना समझ में आया किस तरह से ये काम कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी। ठीक, ये बात आप जानते हैं कि जिस डायरेक्शन में करंट है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन उससे अपोजिट होती है, या वॉइस वर्सा आप बोल लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं करंट इससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। आपको एक बात जो यहाँ पे ध्यान रखनी है, हमेशा पॉजिटिव साइड जिस तरफ सेल की होगी करंट उधर से निकलेगा। हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होगा सेल का करंट उधर से ही निकलेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, पूरे टाइम काम आएगा। क्लियर है ये बात? बहुत बढ़िया। देखो, तो इसमें क्या होगा, अगर मैं इसका जो पोटेंशियल है मैं इस पोटेंशियल को मान लूं V पॉजिटिव। पोटेंशियल आप हमेशा साइन के साथ लिखते हैं, माइनस के V, नेगेटिव वाले का पोटेंशियल, नेगेटिव वाली साइड का। ठीक, तो जब मैं इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, EMF। तो जब मैं निकालूंगा तो उसकी वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, V पॉजिटिव माइनस माइनस के V नेगेटिव। EMF की जो वैल्यू आएगी V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव। इसको आपको यूज है नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन आपको ये चीजें पता होनी चाहिए फॉर योर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। इतनी बात समझ में आई? अगर क्या होता है EMF में, अगर आपको लिखवाऊं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स इन ओपन सर्किट। हाँ जी, बिल्कुल इस बात पे ध्यान दीजिएगा जो लिखी गई है, इन ओपन सर्किट, मतलब EMF की एग्जिस्टेंस तभी तक है प्रैक्टिकल लाइफ में आपके पास जब तक सर्किट ओपन है, या आप इसको बोल सकते हैं व्हेन नो करंट फ्लोइंग, व्हेन नो करंट फ्लोइंग थ्रू द सेल। समझ में आई ये बात? EMF तभी तक आप मेजर कर रहे हैं जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है। सर्किट कंप्लीट होगा तो वो जो वैल्यू आप मेजर करेंगे वो वैल्यू होगी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्यों अलग होता है वो अब आप आने वाली 4 से 5 मिनट के अंदर जान जाएंगे। देखो, अगर आपको एक क्वेश्चन दिया है, आप एक एग्जांपल मान लीजिए कि आपको एग्जांपल में क्या कहा गया है, EMF जो है सेल का जो EMF है वो आपको कहा गया है वो 24 वोल्ट है। इस तरह से E बना के हम लोग इसको डिनोट करते हैं। और जो रेजिस्टेंस आपको गिवन है 4 ओम का, मतलब कुछ इस तरह से सर्किट है, ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड, और एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 4 ओम का। ठीक है, और E की जो वैल्यू है वो है 24 वोल्ट। करंट पॉजिटिव साइड की तरफ से फ्लो होगा और नेगेटिव साइड में आपको आता हुआ दिखाई देगा। अगर आपको कहा जाए कि करंट की वैल्यू क्या होगी, तो आप सिंपल EMF V/R करेंगे। वोल्ट में EMF की वैल्यू है 24/4, वैल्यू आ जाएगी 6 एम्पियर। क्या ये बात सही है? जी नहीं, ये बात गलत है। क्यों? क्यों गलत है? क्योंकि सेल ऐसा होता ही नहीं है। सेल कैसा होता है? सेल जब भी आप सेल बनाएंगे तो आप सेल को कुछ इस तरह से बनाएंगे।
ये क्या बना दिया है सर? अभी बताता हूं। मैंने आपसे कहा था कि हम डायग्राम पर वापस आएंगे, बस आप पेशेंस रखिए, ठीक है? आ जाइए वापस इस डायग्राम पर। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया था, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन था, तो ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कुछ रेजिस्टेंस होता है। इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का वजह से इस सेल के अंदर कुछ रेजिस्टेंस आता है, उसी रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे लिखते हैं। कभी भी सेल ऐसा नहीं बनेगा, जनरली सेल ऐसा नहीं बनेगा कि उसका रेजिस्टेंस ना हो। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, ये जो इलेक्ट्रोड है, इनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स हैं जिनका रेजिस्टेंस होता है। तो सेल का खुद का भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो ये सेल है, ये इसका पॉजिटिव साइड है। दिस इज द टर्म कोल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस ये है जिसको आप स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं। अब सेल ये है, मेरी बात समझ में आई? एक्चुअल सेल जो है वो ये है, पहले सेल, उसके बाद उसका आप इंटरनल रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। ये होता तो सेल के अंदर है, लेकिन ड्रॉ हम इसके साइड में करते हैं। लेकिन हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जो भी आप कॉमनली यूज कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि जो सेल आप अपने घर पर खरीद के ला रहे हैं, उसमें 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है, वो उसका ईएमएफ है, लेकिन वो एक्चुअल जो वोल्टेज आपको देगा 1.5 वोल्ट की नहीं देगा। जैसे ही वो सर्किट में कनेक्ट होगा, जैसे ही वो सर्किट में कनेक्ट होगा, तो ये वाला जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। और इस ये जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं, इसके अक्रॉस भी कुछ करंट वोल्टेज का ड्रॉप होगा। तो जो करंट है, जो आपने ये करंट की वैल्यू निकाली थी, वो नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस में भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगी। यही मेन कॉन्सेप्ट है। मेरी बात समझ में आई? तो अब सेल ये है जो हमने ब्लैक पेन से ड्रॉ किया है, ठीक? अगर ये जो ब्लैक पेन से आपने ड्रॉ किया है, अब आप वोल्ट मीटर लगाएंगे और निकालने की कोशिश करेंगे कि इनके बीच में क्या पोटेंशियल है। इधर आ जाइए, तो जो वैल्यू आएगी वही आएगी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की। किस चीज की वैल्यू आएगी? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की। क्या मेरी बात समझ में आई? अभी तक जो मेरा मेन काम था, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जब तक सर्किट ओपन है, आप ईएमएफ की बात कर रहे हैं। जैसे ही सर्किट एक क्लोज सर्किट बनेगा या सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू करेगा, तो जो वैल्यू आएगी, जो आप सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जाना जाएगा। एंड दिस स्मॉल आर इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। ये क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको आप स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल वोल्टेज को आप, या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को आप वी से डिनोट करते हैं, ठीक है? इतना समझ में आया? तो अगर ये जो आपको स्मॉल आर की वैल्यू है, अगर आपको 2 ओम गिवन है, तो ये हमेशा जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्टेड होता है। तो जब आप आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो वो आएगी वैल्यू आर प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, तो 4 ओम प्लस 2 ओम। तो जो अब इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है, वो 6 ओम बन चुका है, ठीक? तो अब आप करंट अगर निकालने की कोशिश करेंगे, तो 24 वोल्ट की ईएमएफ की बैटरी थी, 6 ओम का रेजिस्टेंस है, तो जो एक्चुअल करंट ये बैटरी प्रोवाइड करेगी, वो एक्चुअल करंट होगा 4 एम्पियर का। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब बात आती है कि ये जो टर्मिनल पोटेंशियल वोल्टेज है, जी हाँ,
ये जो टर्मिनल पोटेंशियल वोल्टेज है इसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, इसकी वैल्यू देखो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, किसकी? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की। देखो, जिसको आप V से डिनोट कर रहे हैं, इसका ईएमएफ है 24 वोल्ट, ठीक। और ये जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रही होगी या नहीं? बताइए, कितना करंट ये सेल अब दे रहा है सर्किट में कनेक्ट होने के बाद? आपने निकाल लिया है 4 एम्पियर। तो जो वोल्टेज इसके अक्रॉस ड्रॉप होगी वो क्या होगी? 2 इंटू 4, 8। तो क्या वैल्यू आई? ये वैल्यू आई 16 वोल्ट। यही है वैल्यू किसकी? पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की। इसका फॉर्मूला क्या होगा अगर आप बनाएंगे? V इज इक्वल्स टू ईएमएफ के लिए E। 8 कैसे आया? जो करंट ये सेल प्रोवाइड कर रहा था और जो इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको पता होना ही चाहिए। अब बात आती है कि ये फॉर्मूला आया कैसे, उस पे भी बात करेंगे। पहले ये क्या है? दिस इज, आप जान चुके हैं, ईएमएफ। ये मैं बहुत बार बता चुका हूं, लिख चुका हूं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज दिस? ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये करंट। अगर आप इस पूरी टर्म की बात करें तो इस पूरी टर्म को आप क्या बोलेंगे? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर आपसे कहा जाता है कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस बताइए, तो इसका मतलब है आपसे IR की वैल्यू पूछी गई है। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? अब बात आती है कि ये सर जो आपने फॉर्मूला लिखा है V इज इक्वल्स टू E माइनस IR, ये आया कैसे है? ये कैसे आया है, इसको जानने से पहले जो चीज आपको जान लेनी चाहिए वो ये कि, इधर आ जाओ, इसको साइड में एक लाइन खींच लेते हैं। देखो, अगर करंट का जो डायरेक्शन है I इस तरफ है और पाथ, पाथ क्या है अभी बताऊंगा। पाथ अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, आप जो पोटेंशियल कैलकुलेट करने का जो आपका पाथ है वो डिफरेंट है। तो हमेशा जो किसी भी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वोल्टेज ड्रॉप होगी वो आप हमेशा पॉजिटिव IR लिखेंगे। कब? अगर अपोजिट डायरेक्शन है इनकी। अगर सेम डायरेक्शन है, मतलब करंट भी उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और पाथ भी आपका वही है, तो IR की जो वैल्यू होगी वो आप माइनस में लेंगे। ये बात क्लियर है? दूसरी चीज, अगर आप नेगेटिव साइड से, यानी कि नेगेटिव वाले टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में जा रहे हो, तो आप ईएमएफ की वैल्यू प्लस लेंगे। अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो आप ईएमएफ की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। ये आपको ध्यान रखनी है। जब आप सेल का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तब भी आपको ये बात काम में आने वाली है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए। अगर करंट की डायरेक्शन और जिस डायरेक्शन में आप पाथ, पाथ क्या है, जिस डायरेक्शन में आप पोटेंशियल को मेजर कर रहे हैं वो अपोजिट है, तो जो वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस आप पॉजिटिव लेंगे, और अगर डायरेक्शन सेम है तो आप नेगेटिव लेंगे। सेल में अगर आप पाथ जो है, जब आप सेल के पास जाते हैं, आपका पाथ के हिसाब से आप नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ सेल के बढ़ रहे हैं, तो आप ईएमएफ को पॉजिटिव लेंगे। और अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप ईएमएफ को नेगेटिव लेंगे। ये बात क्लियर है? ठीक। देखो, ये आपका सर्किट है, इसमें ये दो टर्मिनल है जहां पे आपको पोटेंशियल वोल्टेज डिफरेंस निकालना है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये A है और ये मैं B पॉइंट मान लेता हूं। ठीक है, अब मैं
पोटेंशियल कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे पोटेंशियल क्या है, ए पॉइंट पर वी है, ठीक। अब मैं इधर चला, देखो मेरा पाथ क्या है, ये रहा, क्योंकि मैं इस तरफ जा रहा हूं और करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, जो आपको दिख रहा है। आई की डायरेक्शन क्या है करंट की, ये, और मैंने जो पाथ चूज किया है वो क्या है, ये थोड़ा छोटा डायग्राम बन गया है, लेकिन थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। पाथ क्या है ये, तो ए पर पोटेंशियल मैंने मान लिया वी है। मैं पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड जा रहा हूं, मैं पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड जा रहा हूं, तो ईएमएफ की वैल्यू नेगेटिव लूंगा, माइनस ई। कोई परेशानी? फिर मैं रेजिस्टेंस पे आया, ये जो स्मॉल आर है इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ पे जो आप फिर देखो कि जो आपकी करंट की जो वैल्यू है और पाथ जो है, करंट की और पाथ की डायरेक्शन अपोजिट है, तो आप आई आर की वैल्यू पॉजिटिव में लिखेंगे। अब आप बी पॉइंट पर आए, मैंने मान लिया कि पोटेंशियल जो बी पॉइंट पर है वो वीबी है। क्लियर? ये बराबर है, मतलब वीबी जो पोटेंशियल है वो इसके बराबर है, ठीक। अब मैं वी ए माइनस वीबी कर देता हूं और ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, तो ईएमएफ का ई माइनस के आई आर। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल, जिसको आप वी से डिनोट कर सकते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ई माइनस के आई आर। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? क्या ये यही फॉर्मूला था? कैसे डेराइव हुआ, आपको समझ में आया है या नहीं? यहां तक कोई परेशानी? ये क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब एक चीज जो आपको जान लेनी चाहिए, अभी तक आप सेल से एनर्जी ले रहे हैं, क्या मैं सही हूं? अभी तक जितना हमने पढ़ा है, हम सेल से एनर्जी ले रहे हैं। आप मुझको एक बात बताइए, आपने देखा होगा, स्पेसिफिकली मैं बोलूंगी, जो कैमरामैन होते हैं वो सेल लगाते हैं और वो अपने सेल को चार्ज करते हैं, वो हमेशा चार्जेबल सेल लेते हैं। कैमरामैन अपने कैमरे में जो सेल लगाता है वो चार्जेबल सेल होता है। तो वो जब सेल चार्ज हो रहा है, क्या तब भी V की वैल्यू यही होगी? जी नहीं। अगर आप सेल को चार्ज कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, एट द टाइम ऑफ चार्जिंग, एट द टाइम ऑफ चार्जिंग, जब आप सेल को चार्ज कर रहे, यहां पे आप सेल को क्या कर रहे थे, डिस्चार्ज, मतलब आप सेल को यूज कर रहे थे, आप सेल से एनर्जी, आप सेल से वोल्टेज ले रहे थे, आप सेल से करंट ले रहे हैं, लेकिन जब आप सेल को चार्ज कर रहे हैं तो आप उसको वोल्टेज दे रहे हैं। उस केस में जो V की वैल्यू होगी वो होगी E प्लस आई आर। ये कैसे है, ये कैसे है, समझिए, सुनिए ध्यान से। V की जो वैल्यू है वो है E प्लस आई आर, मतलब मुझे जो ईएमएफ सेल का लाना है, मुझे जो ईएमएफ सेल का लाना है, अगर सेल का ईएमएफ 24 वोल्ट है तो मुझे सेल को ज्यादा चार्ज करना पड़ेगा। मुझे अगर सेल का ईएमएफ, छोड़ो आप इसको मान लीजिए, क्या आप एक काम कीजिए, मैं करके आपको दिखा देता हूं, आप ठीक है, आप ऐसा कुछ समझिए कि आपको सेल का जो ईएमएफ है वो 16 वोल्ट लाना है, ठीक है। कुछ इस तरह से आप एक डायग्राम समझ लीजिए। यहाँ पे ये सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और आप इसको चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक। सेल का ईएमएफ जो है वो डिसाइड हो चुका है जब सेल बना है, एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये आप सेल का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही पता लग जाता है, उसका बाद से कोई भी रिलेशन नहीं है। एट द टाइम इंटरनल रेजिस्टेंस किसके वजह से है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड के वजह से, ठीक है ना। वो तो जब आप सेल मैन्युफैक्चर कर रहे हो तभी पता लग गया है, तो उसी के वजह से सेल का जो ईएमएफ है वो एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हम लोगों को पता होता है।
ये जो सेल है इसका ईएमएफ, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसका ईएमएफ मान लीजिए 16 वोल्ट, ठीक। तो ये 60, अब मैं इसको चार्ज करने की बात कर रहा हूं, मैं सेल को चार्ज कर रहा हूं, तो चार्ज करते टाइम मुझे कितनी वोल्टेज देनी है। अब ये सेल डिस्चार्ज हो चुका है तो मुझे इस सेल का वोल्ट जो ईएमएफ है वो 16 वोल्ट है और ये डिस्चार्ज है, मुझे इसको चार्ज करना है, मतलब वापस से इस सेल का जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ये अपने अंदर जो रख सकता है वो 16 वोल्ट है, तो मुझे उसको पोटेंशियल देना है, ठीक है यहां तक। और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है मैंने वो 2 ओम मान लिया है, यहां तक कोई परेशानी। और इस ये जिस सर्किट से कनेक्टेड है, भाई चार्ज कर रहा हूं तो सर्किट तो कंप्लीट हो ही रहा होगा ना, उसका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो हमने मान लिया है क्या, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने मान लिया है कि आर की जो वैल्यू है वो 6 ओम है। चार्ज हो रहा है सेल, ठीक, आपने लगा दिया है, चार्ज कर रहे हैं। इसका ईएमएफ 16 वोल्ट करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा आपको, जो वोल्टेज जाएगी तो कुछ वोल्टेज तो ये आर ही अपने अंदर ले लेगा, उसके बाद यहां सप्लाई करेगा। जो फॉर्मूला आपका था वो था E इज वी इज इक्वल्स टू ई प्लस आई आर। आपको कितना पोटेंशियल डिफरेंस देना होगा 16 वोल्ट के ईएमएफ तक पहुंचने के लिए, आई, अगर आप इसका आई निकालेंगे, आई क्या होगा 16 वोल्ट, और ये क्या है आपका 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है और 6 ओम आपने ये माना हुआ है, तो ये हुआ 8। कैलकुलेशन में फिर आपकी एक दिक्कत आएगी, क्या करते हैं इसको, एक काम कीजिए इसको 24 वोल्ट मान लीजिए, वरना तो आप फिर कैलकुलेशन में परेशान होंगे, ठीक। इसको 24 मान लीजिए डिवाइडेड बाई 8, तो आई जो है आपका पता है कि 3 एम्पियर का करंट जो है इसमें फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे V की वैल्यू हम लोग 24 ले रहे हैं प्लस I3, R की वैल्यू है 2, तो जो अब आपको वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी 6, यानी कि आपको 30 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा 24 वोल्ट के ईएमएफ को गेन करने के लिए। मेरी बात समझ में आई मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? भाई ऐसा तो नहीं हो सकता है, जब आप इसको वोल्टेज दे रहे हैं, जब आप इसको करंट दे रहे हैं, तो ये बात तो तय है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये वोल्टेज ड्रिप इसके अगेंस्ट तब भी होगा ना जब आप चार्ज कर रहे हो, तो आपको इसको ज्यादा पोटेंशियल देना होगा इसको 24 वोल्ट तक चार्ज करने के लिए। बात समझ में आई? तो आप जो वैल्यू लिखेंगे हमेशा वो E प्लस आई आर होगी एट द टाइम ऑफ चार्जिंग, इसकी जरूरत आपको कम पड़ेगी लेकिन ऐसा होगा। क्लियर? अब एक चीज बहुत जरूरी आती है जो आपको यहां से समझनी है, ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है सर्किट में, ये जो एक्सटर्नल, मैं चलो डायग्राम दोबारा से ड्रॉ कर दे रहा हूं, ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस और इसमें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, करंट की डायरेक्शन इस तरफ पॉजिटिव नेगेटिव। अगर आर यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दी गई, क्योंकि इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो फिक्स है, उसको आप घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, वो तो एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ही क्लियर हो चुका है, ये आपका सेल है। अगर मैं इस आर की वैल्यू को बढ़ा दूं तो ये जो सर्किट है, इस सर्किट में करंट का जो फ्लो है वो घट जाएगा, कम हो जाएगा, हाँ या ना? इस सर्किट में जो करंट का फ्लो है जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कम हो जाएगा, और अगर करंट का फ्लो कम होगा, करंट का फ्लो कम होगा तो जो वैल्यू है किसकी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की, वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ा देता हूं तो टर्मिनल पोटेंशियल वोल्टेज बढ़ जाएगा। यकीन नहीं आता है तो आओ
जादू दिखाता हूं। V, इसकी वैल्यू आपको पता है E माइनस आई आर। अगर ये वाली जो वैल्यू है, मान लीजिए आप कि ये वैल्यू आपके पास चलो 6 ओम ही है, ठीक है, 4 ओम मान लीजिए, 4 ओम, और ये ईएमएफ जो आपके पास है मान लीजिए 24 वोल्ट है, ठीक। तो करंट जो फ्लो होगा, अभी जो आपके पास आई की वैल्यू आएगी 4 ये 2 ओम ये, तो ये टोटल 6 ओम। तो आई की जो वैल्यू आपके पास आएगी 6 ओम, आप रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे तो वो आपके पास आएगी 4 एम्पियर। समझ में आई? तो 4 इंटू 2, तो आपके पास जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आया 8, 24 माइनस 8, 16 वोल्ट। अब मैंने ये जो R है, अब मैंने इसको 6 ओम कर दिया। मैंने अब रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करके 6 ओम कर दिया। तो अब जब मैं V की वैल्यू निकाल रहा हूं तो वो क्या आएगी, ईएमएफ सेम, आई आर 24। अब करंट क्या आएगा, 24/6 ये 2 ओम ये 8, तो वैल्यू क्या आई 3 एम्पियर। मैंने क्या बताया था कि अगर आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे तो करंट डिक्रीज होगा। क्या करंट का डिक्रीज आपको नजर आया? बहुत बढ़िया। इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, तो यहाँ पे 3 इंटू 2 6, तो क्या आया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट। क्या बढ़ा? ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे, आपके यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप में 1 मार्क में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इफ there is an increase in external resistance, what is the effect on current or what is the effect on terminal potential difference? तो आपको समझ में आया, अगर मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बढ़ा देता हूं तो मेरे पास करंट का जो फ्लो है, करंट की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इम्पोर्टेंट रिलेशन है, 1 मार्क में आपसे पूछे जाने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक। अब इसमें एक और चीज बचती है, बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत ही काम की चीज है, ठीक। इसी तरह से सेम, पहले अगर मैं यहाँ पर R की वैल्यू को डिक्रीज कर दूं, रेजिस्टेंस को घटा दूं, तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बात आपको जान लेनी है, ठीक। अब एक बहुत छोटा सा एक्सप्रेशन है, कभी कभी आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्या है कि इंटरनल रेजिस्टेंस को आपको बताना है ई वी और आर की फॉर्म में। इंटरनल रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ ई वी और आर। ई इस तरह से बनाइए ईएमएफ के लिए, ठीक है। ईएमएफ है ई, वी क्या है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, आर क्या है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक। इस तरह से हम एक डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन आपको ना हो। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, ठीक है ये। और अगर मैं इसको कुछ इस तरह से बना दूं तो इन दोनों के बीच की जो वैल्यू है वो कहलाएगी वी, ठीक। हमको पता है कि I इज इक्वल्स टू वी आई बाई आर होता है। आपने जो रिलेशन अभी फाइंड आउट किया है V इज इक्वल्स टू ई एम एफ माइनस आई आर, ये चीज पता है। अगर मैं यहाँ पर I की जगह पर V बाई आर लिख दूं तो क्या आपको कोई परेशानी? मुझको ये वाला जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, मतलब कैपिटल आर वी और ई के फॉर्म में इस स्मॉल आर की वैल्यू बतानी है, अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं, ठीक। तो मैं क्या करूंगा कि मैं
इसको V को इधर ले आऊंगा और स्मॉल r को लेफ्ट हैंड साइड ले आऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे वैल्यू स्मॉल r के टर्म में ही बतानी है। V बाई आर स्मॉल r, EMF माइनस V R, इधर जाएंगे तो ये क्या डिवाइड में जाएगा। अब मैं इस वैल्यू को इधर लिख दे रहा हूं, कुछ इस तरह से आप समझिए। E माइनस वी, R जाएगा इधर और V आएगा नीचे। कोई परेशानी? R इज इक्वल्स टू E बाई वी, V बाई वी इंटू कैपिटल R। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो EMF बाई टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस माइनस 1 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान होना चाहिए। कभी कभी आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप में रिलेशन भी मिलेगा। क्या? कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू, इंटरनल व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस R। तो आपको ये एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में और आपको यहाँ पर निशान लगाना है E बाई वी माइनस 1 इंटू R। या आपको ये ड्राइव करने के लिए भी आ सकता है इंटरनल रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ E V एंड R। समझ में आया? अच्छा टॉपिक था, बहुत अच्छा टॉपिक था। और अगर आपको पसंद आया है लेक्चर तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो जानना चाहते हैं सेल, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप चैनल के बायो से जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स पढ़ेंगे, जहां से आपको ये पता लगेगा कि अगर सेल सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या वैल्यू आएगी ईएमएफ की, किस तरह से आप रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, और अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए।